सुमंगल प्रभात। जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, KSR कॉलेज सरायरंजन के तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी वर्ग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के राष्ट्रभाषा पाठ्यक्रम के अंतर्गत चलने वाली किताब दिगंत भाग 2 के रोज पाठ पर विचार विमर्श करेंगे। आप देख रहे हैं रोज शीर्षक कहानी के लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, अर्थात रोज गद्य की विधा है और वह विधा है कहानी। तो रोज गद्य की कहानी विधा है जिसके लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। पाठ शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लेखक परिचय पर विचार करेंगे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन 4 मार्च 1987 ईस्वी। माता पिता बेअंती देवी एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो बड़े पुरातत्वविद थे, प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। यहाँ एक चीज ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में गुजरात इत्यादि क्षेत्र में व्यक्ति का नाम के साथ पिता का नाम जुड़ा होता है। अज्ञेय के नाम पर भी आप गौर करेंगे तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय है। यहाँ इनका नाम सच्चिदानंद है, पिता का नाम हीरानंद। तो सच्चिदानंद हीरानंद दोनों नाम जुड़ा हुआ है। बादशायन उपनाम है, सरनेम है, और फिर अज्ञेय भी इनका सरनेम ही है। तो बादशायन इनका वंशानुगत सरनेम हुआ और अज्ञेय इनका अपना बनाया हुआ सरनेम। हिंदी साहित्य में ये प्रयोगवादी कवि के रूप में अधिक लोकप्रिय माने गए हैं। वैसे तो ये पूर्ण साहित्यकार माने जा सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक इन्हें कविता के कारण ख्याति मिली। इस तरह ये हमारे बीच लोकप्रिय हैं कवि के रूप में, और वह भी प्रयोगवादी। आधुनिक काल में एक वाद चला जिसका नाम पड़ा प्रयोगवाद। उसके संस्थापक कवि के रूप में, उस प्रयोगवाद के स्थापक कवि के रूप में अज्ञेय का नाम आता है। अज्ञेय की शिक्षा दीक्षा पर अब हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। पिता चूंकि सरकारी नौकरी में थे, जगह जगह उनका स्थानांतरण होता रहता था, इस कारण इनकी पढ़ाई भी अलग अलग जगहों पर पूरी हुई है। आरंभिक पढ़ाई लखनऊ में 4 वर्षों तक, फिर 1925 में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर ली पंजाब से। मैट्रिकुलेशन के बाद ये पहुंच गए मद्रास। 1927 में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की मद्रास से। फिर लाहौर की तरफ चले गए। 1929 में उन्होंने लाहौर से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली। BSc की परीक्षा, साइंस के ये छात्र थे, BSc तक। और फिर वहीं से उन्होंने अंग्रेजी में MA कर लिया। लाहौर से ही उन्होंने अंग्रेजी में MA किया और तब क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के बीच अधिक सक्रिय रहने के कारण इनकी पढ़ाई बाधित हो गई।
एक आध बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। देश आज़ाद हुआ और तब इन्होंने कई जगहों पर नौकरी भी की और देश विदेश में ये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम भी करते रहे। इस तरह इन्होंने देश विदेश घूमने का काम किया, व्याख्यान देने का काम किया, विजिटिंग प्रोफेसर का काम किया। यावरी चरित्र उनका मूल चरित्र है, घूमते रहने का। शुरू से ही संस्कार पड़ गया, पिता के स्थानांतरण के साथ जो ये घूमते रहे, यह चरित्र इनका बन गया। यायावरी चरित्र इनका मुख्य रूप से माना गया है। ऐसी परिस्थिति में आप गौर करेंगे तो अज्ञे अपने आप में एक पूर्ण साहित्यकार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने कविता भी लिखी, कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखा, निबंध भी लिखा, यात्रा वृत्तांत भी लिखा। इस तरह गद्य और पद्य दोनों में बहुत कुछ लिखने का काम किया, जिसके एवज में उन्हें भारत का बड़ा ही महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है, साहित्य अकादमी, वह पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी भारत का बहुत बड़ा साहित्य का पुरस्कार होता है। इतना ही नहीं, विदेश से भी इन्हें बहुत सारा पुरस्कार मिला, जिसमें श्रुगा यूगोस्लाविया में है, वहाँ से उन्हें स्वर्णमाल नामक पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे आप देख रहे हैं सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान, ये सब हिंदी की पत्रिका है। इस हिंदी की पत्रिका का इन्होंने बड़ी काबिलियत के साथ, गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ संपादन किया। इसके साथ ही इन्होंने अंग्रेजी पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जैसे थॉट, वॉक, एवरीमैन्स, नवभारत टाइम्स इत्यादि अंग्रेजी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। ध्यान रहे कि अज्ञे ने अंग्रेजी से एमए किया, हिंदी में लिखना शुरू किया, अंग्रेजी में भी लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, संपादन भी किया है और हिंदी में है। अर्थात अंग्रेजी और हिंदी पर उन्होंने बिल्कुल समानता के आधार पर लिखने का काम किया है, समान अधिकार के साथ लिखने का काम किया है। इसके साथ साथ उन्हें तमिल भाषा का भी ज्ञान था, फारसी का भी ज्ञान था और भी बहुत सारी विदेशी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। इस तरह एक बड़े संपूर्णता के कवि, संपूर्णता के साहित्यकार माने जा सकते हैं। इन्होंने कुछ ग्रंथों का संपादन किया, जैसे तार सप्तक। तार सप्तक कई खंडों में है, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक। इस तरह कई बार इन्होंने तार सप्तक नामक ग्रंथ का संपादन किया, पुष्करणी का संपादन किया, रूपांबरा का संपादन किया। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, ग्रंथ है, जिसका इन्होंने संपादन किया। इनकी गद्य रचनाओं पर जब हम विचार करेंगे तो देखेंगे विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटाती पगडंडियाँ इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, या कह लीजिए कि ये कहानी संग्रह है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इत्यादि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उत्तर प्रियदर्शी इनका बड़ा चर्चित नाटक है। वैसे नाटक इन्होंने बचपन में ही एक लिखा, बचपन में खेलने के लिए, छोटे बच्चे, उस नाटक
कला की दृष्टि से बहुत महत्व है, बचपन का नाटक है, लेकिन एक प्रवृत्ति का तो पता चलता है। इंद्र सभा नामक नाटक इन्होंने बहुत छोटे में लिखा और बाद में चलकर उन्होंने नाट्य कला पर आधारित श्रेष्ठ नाटक उत्तर प्रियदर्शी लिखा। इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली इत्यादि है। इसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं, जैसे त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलबाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर इत्यादि। कविता की जब बात हम करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा आहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदानीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि। इस तरह हमने अज्ञे के संदर्भ में बात की है। इस तरह अज्ञे एक पूर्ण साहित्यकार के रूप में स्थापित है हम लोगों के बीच। अब हम थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर लें। आज जो हम रोज कहानी पढ़ रहे हैं, रोज कहानी पर विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके संबंध में थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी जान लीजिए कि रोज कहानी का नामकरण बाद में किया गया। सबसे पहले 1934 में यह कहानी गैग्रिन के नाम से प्रकाशित हुई, अर्थात रोज कहानी का प्रकाशन 1934 में ही हो गया, लेकिन उस समय उसका नाम रोज नहीं था, गैग्रिन था। अब हम रोज कहानी के सारांश पर बात करते हैं। रोज कहानी में लेखक ने मध्यम वर्गीय परिवार की घरेलू औरतों के जीवन के दर्द का चित्रण किया है। मैं तो कहूंगा मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन के दर्द का चित्रण, सिर्फ घरेलू औरत ही नहीं, मर्द के जीवन के दर्द का भी चित्रण है। लेखक के दूर के रिश्ते की बहन लगती थी मालती। मालती रोज कहानी की नायिका है जो दूर के रिश्ते की बहन लगती थी, लेकिन लेखक के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल सखी जैसा था, सख्य भाव था, मित्रवत था। अर्थात उसके साथ हंसना, खेलना, बोलना बिल्कुल स्वच्छंद होकर एक मित्र के तरह। उसका विवाह महेश्वर नाम के एक डॉक्टर से हुआ। उसका पदस्थापन एक बड़े ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र पर हुआ, बड़ा दुर्गम विरल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, बंजर क्षेत्र, वहां पर उसका पदस्थापन हुआ। वहां जीवन की मूलभूत सुविधाओं का बड़ा अकाल, न समय पर बिजली मिलती और न उपयुक्त रूप से पानी मिल पाता है। बिजली पानी का घोर अभाव, या कह लीजिए कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का घोर अभाव वहां पर रहता है। फिर भी महेश्वर सुबह सवेरे उठना, तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना, 7 बजते बजते डिस्पेंसरी को खोलना, रोगियों का इलाज करना, और वह इलाज 1 बजे 1:30 बजे तक चलता था। इसके बाद वे खाना खाने अपने क्वार्टर पहुंचते, कुछ देर आराम करना, खाना खाना, ये सब करते करते वे 3 बजे पुनः डिस्पेंसरी पहुंच जाते। वहां पर जो रोगी आए उसका इलाज करना, फिर और रोगियों के देख रेख कर रहे कंपाउंडरों को निर्देश देना, और यह सब करते करते 6-7 बजता था और तब पुनः डेरा आना, फिर खाना खाकर सो जाना,
महेश्वर का नित्य कर्म ऐसा ही था, एक तरह से वह दैनिक रूटीन बन गया था। अब उसे हंसने बोलने, सैर सपाटा, दुलार प्यार करने का अवसर ही नहीं मिलता था। क्या करेगा बेचारा, दिन रात रोगियों के बीच रहते रहते, चीख चिल्लाहट के बीच रहते रहते संवेदन शून्य हो चुका था। अब उसे हंसने और रोने में कोई अंतर नजर नहीं आता था। जिस भाव से हंसी को वह देखता था, उसी भाव से वह रुदन को भी, उसके लिए हंसी और रुदन में कोई अंतर नहीं था। वह एकदम बेदर्दी से रोगियों का हाथ काट देता था, पांव काट देता था, रोगी का उपचार कर देता था। उसे रोगियों के दर्द से कोई दर्द का अनुभव नहीं हो रहा, इतना वह रोगियों के बीच रहते रहते बेदर्द हो गया था। उसे दर्द, एक तरह से वह संवेदन शून्य था, यंत्रवत हो गया था, मशीन की तरह उसका जीवन हो गया था। जिस तरह वह रोगियों के साथ व्यवहार करता था, लगभग घर में आने पर पत्नी बच्चों के साथ भी लगभग वैसा ही व्यवहार हो जाता था। मालती को गए 15 दिन हुए थे, वहां कोई नौकरानी नहीं थी। मालती भी सुबह से शाम तक अपने घर में ही उलझी पुलझी रह जाती थी, घर में काम करते करते परेशान रहती थी। समय पर पानी नहीं मिलने के कारण बेचारी पानी की प्रतीक्षा करती रहती थी। बिजली नहीं रहने के कारण गर्मी में भी व्याकुल होकर किसी तरह दम घूट कर काम करती रहती थी। पति के खिलाने के बाद वह खाती थी। पति 2:30 बजे तक खा लेते थे, 3 बजे में मालती भोजन करती थी। सुबह सवेरे जो उठती थी मशीन की तरह खटती रहती थी, खटते खटते वह 3 बजे भोजन करती थी और रात में लगभग 11 बजे सोने के लिए जाती थी। इस तरह उसका जीवन भी वैसा ही नीरस, सूना, उदासी से भरा हुआ यंत्रवत हो गया था, मशीन के तरह बिल्कुल संवेदन शून्य जीवन जी रहे थे दोनों। जब माता पिता ऐसे होंगे तो पुत्र कैसे हो जाएंगे। मालती के विवाह हुए 2 वर्ष हुए, 2 वर्ष के अंदर ही मालती को एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का था, इसलिए कि न पिता को दुलार प्यार करने का समय और न मां को। माता पिता के दुलार प्यार के अभाव में वह बालक चिड़चिड़ा हो गया। वह या तो रोता था या सोता था, यही तो उसका स्वभाव था। इस तरह लेखक 4 वर्षों के बाद मालती से मिलने के लिए उसके घर पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचता है। 18 मील पैदल चलकर पहुंचता है 4 वर्षों के बाद, बड़े उम्मीद के साथ कि मालती बचपन के तरह बड़ी चंचल शोक होगी, बड़ी हंसमुख होगी, विवाह शादी के बाद उसके जीवन में बड़ी खुशियां होगी, यह उम्मीद के साथ। लेकिन वहां देखने के बाद तो वह मुरझा गया, उदास हो गया कि मालती जो चढ़ती जवानी में झुर्रियों के कारण बूढ़ी जैसी लग रही थी। दोपहर में भी मालती के घर में शाम की छाया जैसी उदासी दिखाई पड़ती है, बड़ी उदास। वहां जाने पर वह बड़ा निराश होता है। इस तरह लेखक ने मालती के जीवन की निराशा, उदासी, सुनापन को दिखाया है। माहेश्वर का जीवन भी वैसा ही है। लेखक कहता है कि मैं यदि कुछ दिन रह जाऊं तो मैं भी उसी के तरह का बन जाऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि उस वीरान बंजर क्षेत्र में भी एक राग है, एक आनंद है, जिस आनंद को लेखक सुनता है मालती और माहेश्वर नहीं सुन पाते हैं। इस तरह हम इस पाठ्य के सारांश को हमने पूरा कर लिया। अब हम बात करते हैं
अर्थलेखन पर इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। व्याख्या आप यहां पर देख रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश दिगंत भाग 2 में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे रचित रोज शीर्षक कहानी से उद्धृत है। बचपन में जो मालती बिल्कुल शोख थी, चंचल थी, बरसाती नाली के तरह, वह ब्याह होने के बाद बड़ी शांत गंभीर हो गई, बिल्कुल यंत्रवत हो गई, उदास हो गई। इसी को यहां पर आपने देखा। जो मालती पढ़ने के लिए जाने के समय स्कूल जाने के बदले आम के बाग में अमियां तोड़ने का काम करती थी, जो मालती किताब पढ़ने के बदले किताब के पन्नों को फाड़ कर फेंक देती थी, लेखक के साथ हंसती बोलती खेलती थी, बड़ी स्वच्छंद, वह मालती बिल्कुल नीरस यंत्रवत हो जाती है। दूसरा है, मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। इसमें भी इसी तरह व्याख्या लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश दिगंत भाग 2 में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह रचित रोज कहानी सुधृत है, जिसमें लेखक ने दुर्गम विरह प्रवृत्ति सुंदरता का चित्रण किया है। यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि इस बंजर क्षेत्र में भी एक राग है, एक आनंद है। जिस आनंद को, जिस राग को लेखक सुन पाता है, गर्मी तो है, वीरानी है, परेशानी है, इसके बाद भी एक आनंद है जिसे सुनता है लेखक। मालती और माहेश्वर तो दिन रात अपने काम में इतने बेचैन हैं कि उन्हें सुनाई नहीं पड़ता है। बाहर की प्रकृति से उन्हें कोई लेना देना नहीं, अपने ही गुम में खोए हुए हैं। तीसरा है, हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। यहाँ पर लेखक और मालती के संबंध का वर्णन किया गया है। लेखक के दूर के रिश्ते, बहन मालती तो थी, लेकिन उसके बीच सख्य भाव अधिक मुखर था। खुलकर वह लेखक के साथ बात करती थी, खुलकर वह व्यवहार करती थी। चौथा है, मुझे लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर। यहाँ पर मालती के घर के उदासी पूर्ण वातावरण के प्रभाव को लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि उसमें ऐसी उदासी है जिस उदासी के कारण लेखक जैसा रमने वाला व्यक्ति, यायावर व्यक्ति भी रम जाएगा, अर्थात उदास होकर जीना शुरू कर देगा। इस तरह आपने इस पाठ को पूरा कर लिया। धन्यवाद।